वन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग खेल दिवस पाठ समाप्त कर चुके हैं। उसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। व्याकरण की भी चर्चा कर ली थी। आप लोग अपना काम बुक में या नोटबुक में जहाँ कहीं भी लिखने को कहा गया है आप उसे कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि जल्दी अब आपके टेस्ट होंगे और यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे और काम पेंडिंग रखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेंसिल हाथ में रखिए। पाठ नंबर 10 बहादुर बेटा, पेज नंबर है 83। पेंसिल हाथ में रखिए। मैं जो भी लाइन अंडरलाइन करने को कहूँगी या जो भी मैं वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी करने को कहूँगी उसे आप अंडरलाइन करिएगे और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है बहादुर बेटा, एक चीज आप लोगों ने कभी 26 जनवरी का आपने यदि टीवी पे कार्यक्रम देखा होगा, 26 जनवरी वाला रिपब्लिक डे का, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे बहादुर बच्चों को, पूरे देश में से कुछ चुने हुए बहादुर बच्चों को हमारे प्रेसिडेंट द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें प्रेसिडेंट जो है इनाम देते हैं, अवार्ड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे बच्चे, उन्होंने कुछ बहादुरी का काम किया होता है। देखिए, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, है ना, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है तो सिर्फ अपने लिए जीना एक स्वार्थ होता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए सारा काम कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कौन फेमस होता है, प्रसिद्धि कौन प्राप्त करता है, किसे दुनिया याद रखती है? जो दूसरे के लिए अपना जीवन बिता देता है ना। आप, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिलता है। वे बहादुर बच्चे, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी होती है। कई बच्चों को तो पता है आपको, उनके मरने के बाद उस पुरस्कार का उनके नाम पे डिक्लेयर हुआ होता है पुरस्कार, तो उनके माता पिता या उनके परिवार वाले उस पुरस्कार को लेने आते हैं। कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं कि कोई गांव में या कहीं भी घर में आग लग गई, किसी बच्चे ने जो है उस घर में फंसे हुए लोगों को निकाला और उस चक्कर में वो कई बार खुद भी जल जाता है, बुरी तरह से घायल हो जाता है या कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये बहादुरी का काम वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम है, उसके अंदर बहादुरी है ना। बहादुरी ये नहीं होती है कि हम अपने दोस्त को मार पीट आए, उनका हाथ तोड़ दें, किसी के घर की जाके खिड़की तोड़ा है। ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। देखिए, आप सैनिक भी देखते हैं, आप अपने हमारे सीमाओं पर जो सैनिक होते हैं, बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक होते हैं, वे लोग भी तो कितना बहादुरी का काम करते हैं ना। अब कोई कहेगा कि ये तो उनकी जॉब है, वो तो ये काम करेंगे, तो जॉब की कोई कमी थोड़ी ना है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में अपने देश की सेवा करने का एक जज्बा होता है, उनके मन में वो भावना होती है कि हमको अपने देश की सेवा करनी है। और उन्हीं के कारण आज हम लोग जो है सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं, है ना। तो वो भी तो एक बहादुरी का काम है ना। कितने बहादुर होते हैं वो लोग, या पुलिस वाले होते हैं, कितने बहादुर होते हैं। तो जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही असली बहादुर होते हैं। तो ये जो कहानी है, इसमें भी ऐसे ही एक लड़के की कहानी बताई गई है जिसके पिताजी और चाचा वगैरह सेना में थे और उन्होंने अपने प्राण भी गंवा दिए थे युद्ध लड़ते हुए और सेना देश की सेवा करते हुए। तो सीधी सी बात है कि जब उनका परिवार ही ऐसा था तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी तो वे गुण आएंगे ही ना। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि गांव में बाढ़ आ जाती है, पास के गांव में बाढ़ आ जाती है और सब जगह पानी ही पानी भर जाता है। बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और एक जो बहादुर लड़का है संदीप, वह लड़का जो जाता है अपनी जान पर खेल के बहुत सारे लोगों को बचाता है और इस बचाने के क्रम में वह खुद भी फंस जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है और उसे वहां पे और जो दूसरे लोग जो सेवा कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे, वो लोग उसको बचा कर लेके आते हैं। तो उसी के विषय में ये कहानी है। तो आज हम ये कहानी शुरू करते हैं। पहले पाठ परिचय। संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता मतलब मदद करना, आप अंडरलाइन करके वर्ड लिखते जाइए साथ में, के दौरान अदम्य साहस का परिचय देता है। अदम्य को अंडरलाइन करिए और ऊपर लिखिए जिसे दबाया ना जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे दबाया ना जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके, उसे कहते हैं अदम्य।
साहस का परिचय देता है। साहस को अंडरलाइन करिए, इसके आप पर्यायवाची लिखिए, हिम्मत, हौसला का परिचय देता है। वह सहायता करते समय अपनी जान जोखिम में डाल देता है। जान जोखिम में डालना मतलब अपनी जान पे खतरा ले लेता है, अपनी जान के ऊपर खतरा होते हुए भी जो है वो दूसरों की मदद करता है। जरा सोचें, अब इस कहानी से हमें क्या चीज हमारे दिमाग में आएगी? दूसरों के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। सही बात है, दूसरों की जीवन की रक्षा करना ही, क्योंकि हमको, मैंने बताया कि हमको ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया है जो कुछ सोच सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है ना। तो हमको दूसरों की जीवन की रक्षा करना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जीवन मूल्य, जीवन मूल्य जो भी हम कहानी पढ़ते हैं, जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, आपको सब में जीवन मूल्य लिखा हुआ मिलेगा। जीवन मूल्य देखिए, कोई सा भी पाठ वैसे ही नहीं लिया गया होता है, उसके पीछे हमको कोई ना कोई जो है मूल्य प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है ना, एक मॉरल वैल्यू हमको मिलती है उससे। क्योंकि हम कोई भी कहानी किस्सा पाठ अपने सिलेबस में नहीं रख लिया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा बच्चों को जरूर प्राप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बहादुर बेटा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, खेल दिवस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी कुछ हम समझा रहे हैं पाठ में, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न हम बना सकते हैं। तो इसलिए आपने अगर सब चीजें ध्यान से सुनी होंगी, और अगर आप अपने दिमाग में ये एक आदत बना लें कि आप हर लाइन को पढ़ते समय ये सोचें कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या। अगर आप अपने दिमाग में हर समय यह बात रखेंगे तो आपको बुक में से कहीं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको उसका उत्तर जरूर मालूम होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या आ रहा है? सजीवन मूल्य क्या है, यानी कि इस कहानी की शिक्षा क्या है? विपत्ति में सदैव आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता है। यदि हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, है ना। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। विपत्ति का अंडरलाइन करिए, विपत्ति को, और उसका अर्थ है कुछ मुसीबत। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची, ईश्वर के नीचे आप अंडरलाइन करिए, ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु, भगवान। ठीक है, उसके बाद है मंच पर एक साधारण से घर का कमरा। मंच का अर्थ है स्टेज। आपको स्टेज मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये तो इंग्लिश वर्ड है। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा। साधारण सा घर है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वो लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, एक सामान्य घर है, मतलब वो लोग एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली है। मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। कार्नस मतलब दीवार में ही जो एक छोटी सी खिड़की टाइप की अलमारी बनी होती है, इसको कार्नस कहते हैं। कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर आती है। माँ क्या पूछती है? क्या बज गया मधुर? क्या बज गया मतलब समय क्या हो गया है, कितना टाइम हो गया है? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। ये दोनों कौन है? माँ अपने बेटों के बारे में, यानी कि मधुर के भाइयों के बारे में पूछ रही है कि अरे 4 बज गए, स्कूल की छुट्टी हुई तो बहुत देर हो चुकी होगी, तो जो है अब इतनी देर तक भी दोनों बच्चे नहीं आए, कहाँ रह गए ये लोग? चिंता होना स्वाभाविक सी है। आप लोग भी यदि स्कूल से जाते हुए कभी लेट हो जाओ, देर हो जाएगी, तो आपके भी घर में सबको चिंता हो जाएगी कि क्या बात हो गई, रोज तो 2 बजे आ जाते थे, आज 4 बजे, कहाँ रुक गए ये लोग? मधुर, यही तो मैं देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे। अब नॉर्मली 12 बजे तक आने वाला लड़का अगर 4 बजे तक घर नहीं आएगा तो चिंता स्वाभाविक है। और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था, यानी कि छोटा भाई जो है कुलदीप, वो भी 2 बजे तक आ जाता था। अब 4 बज गया है, दोनों में से कोई भी नहीं आया है। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? मधुर, तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? माँ उससे पूछती है कि भाई 2 बजे तुम घर आ जाते थे, 4 बज गया है और अभी तक तुम कहाँ थे 2 घंटे से? माँ हाँ सॉरी, मधुर पूछती है ये कि कुलदीप अब तक तुम कहाँ थे? तो माँ भी पूछती है हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? अब माँ को कुछ पता नहीं है तो कहती किसकी बुरी हालत है? उनको लगता है कि शायद कोई बीमार हो गया है, तो पूछती किसकी बुरी हालत है, क्या हो गया? तो
कुलदीप क्या जवाब देता है, माँ तुम सुनती तो हो नहीं, मैं बता रहा हूँ आप सुन नहीं रही हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ रही हैं, तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन करिए, सैकड़ों, सैकड़ों का अर्थ होता है हजारों। तो वो उसने क्या बताया अपनी माँ को कि माँ आपको पता नहीं है इनको आने में क्यों देर हो गई, क्योंकि स्कूल में इनको रोक के इसी बारे में जानकारी दी जा रही थी कि जो है गांव बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, आसपास जो गांव है वो गांव के गांव पूरे बह गए, मतलब पूरा गांव में पानी भर गया है, मकान पूरे ढह गए हैं और बुरी तरह से हाहाकार मच गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हैं। तो जो वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर भी बह गए हैं, बहुत सारे इंसान मर गए हैं, सब घर बह गए हैं, सारा कुछ खेत खलिहान सब जगह पानी ही पानी भर गया है, क्योंकि बाढ़ में तो क्या होता है बहुत तेजी से पानी आता है, आदमी को भागने का संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए। मास्टर जी ने क्या बोला, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। मास्टर जी ने क्या बोला है कि हम लोगों को, यानी कि किसको, जो और लोग जो सुरक्षित हैं उनको क्या करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, जहां पर बाढ़ आ गई है वहां पर जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है फटाफट उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, अभी वो जान के आया है कि बाढ़ आ गई है, आसपास के गांवों में बुरी दशा हो रही है, घर के घर बह गए हैं, हजारों लोग मर गए हैं, जानवर बह गए हैं। तो मास्टर जी ने उन लोगों को क्या समझाया है कि जो लोग और भी लोग हैं जो सक्षम हैं, बड़े लोग हैं जो सुरक्षित हैं, उन्हें उन गांवों में जाना चाहिए। क्या होता है कि गांवों में जब बाढ़ आती है, कहीं भी शहरों में आए चाहे गांवों में आए, पानी भर जाता है, लोग अपनी छतों पे चढ़ चढ़ के बैठ जाते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उतरने की जगह नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर जो रेस्क्यू किया जाता है उसमें या तो फिर नाव वगैरह लेके जाया जाता है और वहां से निकाल के लाते हैं, और फिर फूड पैकेट्स, क्योंकि उनके घर में पानी भर गया है, ना तो खाना उनके पास अवेलेबल है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास दूध नहीं होता है पीने के लिए, चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, लोग बीमार हो जा रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, है ना, किसी के पास खाने पीने का सामान नहीं है, लोगों के कपड़े पानी घर में भर गया है, जो पहने हुए कपड़े हैं वही बचे हुए हैं। तो ऐसे में कितनी परेशानी, घर में जितना सामान है, आप सोचिए कि आपके घर में पूरे में पानी भर गया है, पूरा फर्नीचर आपकी अलमारियों में पानी भर गया है, पूरे कपड़े भर गए, खराब हो गए हैं, पूरा घर में जितना अनाज रखा है, जो भी आपकी कॉपी किताबें सब कुछ खराब हो चुका है, गंदा पानी भर गया है, पूरा सब चीजें गल जाती हैं, कितनी परेशानी हो जाएगी, कहाँ से लाएंगे वो लोग, तो छत पे फंसे हुए हैं, उतर भी नहीं सकते हैं कि कहीं जाए। तो ऐसे में फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है, ज़्यादा स्थिति बुरी होती है तो हेलीकॉप्टर से फिर गवर्नमेंट के द्वारा उनको खाना फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, पहुंचाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो सामान्य पब्लिक होती है ऐसे में दान देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा तो चाहिए ना देने के लिए, तो सामान्य पब्लिक दान देती है कि जिससे ऐसे लोगों के पास लोग अनाज देते हैं, कपड़े देते हैं, ठंड का टाइम है तो स्वेटर कंबल वगैरह दान करते हैं, खाने पीने का सामान दान करते हैं, जिससे उन लोगों की बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। तो यहाँ पर भी जो है मास्टर साहब ने स्कूल के बच्चों को समझाया है कि जो लोग सक्षम हैं, जो इस लायक हैं, बड़े हैं, उनको वहाँ पर जाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए जो लोग बाढ़ में फंस गए हैं। तो आज हम लोग इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आप इससे रिलेटेड प्रश्न लिख लीजिए और आप उनके उत्तर लिख कर रखेंगे। तो ये मैं आपको प्रश्न दिखाई दे रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम इन प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न है, मधुर के भाइयों का क्या नाम था। तीसरा है, कुलदीप को बाढ़ की जानकारी किससे मिली थी। इन तीनों प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों को आप अपने दिमाग में सोच के रखिए या रफ कॉपी में लिख के रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में इसकी चर्चा कर लेंगे, फिर आप अपनी फेयर कॉपी में इन्हें लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं। सबसे पहले हमेशा आपको शब्दार्थ लिखने हैं, जो बुक के पीछे दिए होते हैं उन शब्दार्थ को लिखना है। उसके बाद ही आपको ये अतिरिक्त प्रश्न की हेडिंग डाल के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव अ गुड डे।